हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा, कल हम लोगों ने जिस टॉपिक का रिवीजन किया था, जो चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे थे, वो चैप्टर था विमीय विश्लेषण मात्रा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने कल पढ़ा था मूल राशियों के बारे में और मूल मात्रकों के बारे में। साथ ही हमने कुछ व्युत्पन्न राशियां भी पढ़ी थी। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, ये आपका पूरा जो टॉपिक था ये 9 से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझाया था। आज जो आपका टॉपिक है ये उसी 9 के टॉपिक का बाद अब जो 11th में आप पढ़ने वाले हो वो है जिसका नाम है पूरा विमीय विश्लेषण। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, जो ये नाम है विमीय विश्लेषण, इसमें विमा क्या होती है ना? विमा क्या होती है, विमा की परिभाषा क्या होती है? तो साधारण शब्दों में पहले हम इसकी परिभाषा बताते हैं, फिर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी देते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि की विमा। ठीक है, किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिन्हें उन भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों के प्रतीकों पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दूरी क्या है? मूल राशि है, और इस मूल राशि का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, तो इस मूल राशि का जो मात्रक मीटर है, इस मीटर का जो प्रतीक होता है वो L होता है। ठीक है, ये जो मीटर का प्रतीक है वो L है, और इस L का उपयोग यानी मीटर का उपयोग यदि एक बार हुआ है तो वो L है, और अगर हम इसे 2 बार उपयोग करेंगे तो L स्क्वायर लिखेंगे, 3 बार उपयोग करेंगे तो L क्यूब लिखेंगे। ये कल हमने आपको समझाया था जब हमने व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को पढ़ाया था। हालांकि जो हमारी मूल राशियां होती हैं, इन सभी राशियों के प्रतीकों की घातें 1 होती है, अर्थात इन सब की विमा कितनी होती है? 1। यानी मूल राशियों की विमा कितनी होती है? 1 होती है। इसके अलावा जितनी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, इनकी विमाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? बदल के बनती हैं। ठीक है, तो देखो, हम बात कर रहे थे जो हमने मूल राशियों की विमाएं, यहां पर हमने प्रतीक लिखा है, इसी को हम विमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब की विमा कितनी है? 1। तो देखो, जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और इसका प्रतीक क्या है? L। इसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और इसका प्रतीक क्या है? M। ठीक है, इसके बाद बात हो रही है समय का मात्रक क्या है? सेकंड, और इसका प्रतीक क्या है? T। फिर है ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, और इसका प्रतीक क्या है? थीटा। फिर वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और इसका प्रतीक क्या है? A। फिर बात होगी ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडिला, और इसका प्रतीक क्या है? CD। फिर बात होगी आणविक मात्रा, इसे हम पदार्थ की मात्रा भी कहते हैं, जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो हम इसे तौलते किसमें है? मोल में, और इसका जो प्रतीक बनेगा वो क्या बनेगा? K। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब आपको व्युत्पन्न राशियों की विमाएं पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मूल राशियों की विमाएं मैंने आपको बताई थी अभी। दूरी की मीटर होगी, L होगा। ठीक है, समय का T होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? विमाएं पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशियों की विमाएं पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हमने व्युत्पन्न राशियों के पहले मात्रकों को बनाया था। तो हम यहाँ पर 2 चीजें बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताई थी आपको क्षेत्रफल की। सबसे छोटी जो हमारे पास व्युत्पन्न राशि बन रही है वो बन रही है क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, क्या होता है क्षेत्रफल के बारे में? तो जो क्षेत्रफल होता है, इसका अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? अब लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई को अगर आप नापते हो कहीं पर तो उसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना? लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में। क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। कर लिया। अच्छा, अब इसे हम क्या करेंगे? 2 बार उपयोग किया है, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये हमने बनाया इसका मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम क्या करने? इसकी विमा रखते हैं। तो लंबाई क्या है? दूरी है। लंबाई क्या है? दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होगी? L। चौड़ाई क्या है? ये भी तो दूरी है भैया, इसकी विमा क्या होगी? L होगी। ठीक है, तो L इंटू L हम लिख सकते हैं L की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? L की पावर 2। तो ये जो L की पावर 2 है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? कि ये किसकी विमा है? क्षेत्रफल की। L तो प्रतीक है, लेकिन इसकी विमा कितनी है? 2 है।
इसकी विमा कितनी है 2। किसकी विमा है ये, क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, ये दूरी है ना, यानी दूरी की पावर 2 है, यानी दूरी का हमने 2 बार उपयोग किया है इस फॉर्मूले को बनाने में, इसका मात्रक को लिखने में। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम इसे दूसरी तरह से भी समझे। यहां पर मीटर तो था, तो मीटर की जगह हमने सिंबल क्या लिखा, एल। मीटर था, मीटर की जगह सिंबल क्या लिखा, एल, और इसकी पावर कितनी थी 2, तो हमने इसकी पावर कितनी चढ़ा दी 2। पावर कितनी चढ़ा दी 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अर्थात अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर जैसे हमें कहीं पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है तो मीटर की जगह एल लिख लें, और स्क्वायर लगाया तो हम उसकी पावर भी क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। चलो इसे और अच्छे समझने के लिए हम इसका एक और बात पढ़ लें, यानी हम बात कर लें आयतन के सूत्र की। तो भाई आयतन जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम अपने कमरे की बात कर रहे हैं, जिस कमरे में हमें, इस कमरे का पहले हमने क्षेत्रफल निकाला लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर हमने इसका आयतन निकाला तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो लंबाई को अगर आप नापोगे तो मात्रक क्या होगा मीटर, चौड़ाई को नापोगे मात्रक क्या होगा मीटर, ऊंचाई को भी नापोगे तो मात्रक क्या होगा मीटर। मीटर का आपने कितने बार उपयोग किया, 3 बार उपयोग किया है, अर्थात यहां पर क्या आ गया मीटर क्यूब। क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करते हैं, इसकी विमा बनाते हैं। तो देखो भाई लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है। लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक क्या, विमा क्या आएगी एल। चौड़ाई क्या है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसकी विमा क्या आएगी एल। और ऊंचाई क्या है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसकी विमा क्या आएगी एल। तो ये क्या आ जाएगी एल क्यूब। देखो ऊपर वाले पे मैंने क्या बताया था, मीटर की जगह पर एल और पावर की जगह पे पावर। सेम प्रोसेस, यहां पर मीटर है, यहां पर मीटर की जगह पर क्या आ गया एल। पावर कितनी थी 3 थी, उसमें पावर भी कितनी आ गई 3। मतलब जो हमारे पास मात्रक है उन्हीं मात्रकों पर हमने जो पावर चढ़ रही थी वही इनकी विमा चढ़ा दी। यानी ये पावर जो है मात्र मूल राशियों के मात्रकों की जो घातें हैं वही विमा है। क्लियर? चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। तीसरी बात करते हैं, जैसे हमें बताया जाता है चाल। तो भाई चाल की विमा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक है, अब हमसे अगर कहा जाएगा इसे सही से लिखो तो हम लिख सकते हैं भाई मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, यानी मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। क्यों? क्योंकि नीचे जो सेकंड है इसकी पावर अभी क्या है 1 है, और ये 1 ऊपर जाएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -1। क्लियर है? ये था इसका मात्रक लिखने का तरीका। या तो हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड या हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम इसकी विमा ज्ञात करते हैं। चलिए जब हम इसकी विमा ज्ञात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, दूरी की जगह पर हमने बताया था इसकी विमा क्या होगी एल। दूरी की जगह इसकी विमा क्या होगी एल। अपॉन में आ जाइए, समय की जगह इसकी विमा, समय क्या था भाई टाइम, टाइम की विमा क्या होगी टी। अभी टी की पावर नीचे कैसी है +1। कैसी है +1। इसको उठाकर ऊपर लेकर आओ। जब इसको उठाकर ऊपर लेकर आएंगे तो हमें तो मिल गया यहाँ पर एल और यहाँ पर मिल गया टी की पावर -1। अब इसे क्या करेंगे, सही से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे एल टी की पावर -1। क्या लिखेंगे एल टी की पावर -1। ये जो एल टी की पावर -1 आया है ये जरा ऊपर से मैच करो। मीटर की जगह पर एल है, कोई पावर नहीं है, मतलब पावर +1 है तो इसकी भी पावर +1 है। समय की जगह क्या है टी है, समय की पावर यानी सेकेंड है, सेकेंड की पावर कितनी है -1। तो देखो भैया यहाँ पर भी टी की पावर क्या है -1 है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगली विमा बनाते हैं जिसे हम लोगों ने देखा है और अच्छे से करने सीखते हैं। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, होमवर्क के लिए मैं काफी दूंगा। ठीक है, तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आप इसे अच्छे से और ज्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक, चलो देखते हैं। अगली बात करते हैं घनत्व की। किसकी बात करते हैं, घनत्व की। तो ये जो घनत्व होता है, घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का बात करते हैं तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहां पर क्या होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या होगा मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होने वाला है मीटर क्यूब। ठीक है, इसे अगर हम सही से लिखते हैं तो हम लिखेंगे किलोग्राम
इंटू मीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले वाले फॉर्म में पहले लिखते हैं। हम इसे क्या लिखेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3। क्लियर है? अब देखो जरा, हम इसे क्या करेंगे, अपने विमा में कैसे उतारेंगे, हम इसे अपनी विमा में कैसे लिखेंगे, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आओ बेटा, हमने अभी आपको पुरानी कुछ विमाएं बताई, हम उनका उपयोग भी करने वाले हैं। जैसे बात कर रहे थे आयतन, तो आयतन की हमने विमा बताई ना, क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो एक स्पेशल बात, कुछ पुरानी विमाएं जो हैं उन्हें आपको याद भी रखना है। जैसे हमने सारी मूल राशियों की विमाएं आपको बताई हैं, सारी मूल राशियों की हमने जो विमाएं बताई वो तो आपको याद ही रखनी है। उसके बाद कुछ व्युत्पन्न राशियां भी हैं, शुरुआत की 10-15, उन्हें भी आप याद करिए, क्योंकि जैसे यहां पर अब आ गया आयतन, तो अब आयतन को आप दोबारा मीटर इंटू मीटर क्यों लिखोगे? अगर आपको सीधे याद है कि इसकी विमा क्या होती है, L की पावर 3 होती है, तो आप सीधे रखो। देखो जैसे हमें बताया गया कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M, और फिर बताया गया आयतन, आयतन की विमा क्या होती है, L क्यूब। अब ये L क्यूब की पावर नीचे कैसी है, प्लस में है, ऊपर आएगी तो क्या होगी, माइनस में होगी। यानी क्या लिखते हैं, M और दूसरे ब्रैकेट में L की पावर -3, और ये जब बनेगा तो क्या बनेगा, M L पे पावर -3। ये क्या हो गया है, ये विमा बन गई है हमारी घनत्व की। बात समझ में आ रही है? और एक स्पेशल बात बता दूं कि जितनी भी विमाएं लिखेंगे, जितने भी मात्रकों को आप लिखेंगे, उन सारे के जो प्रतीक होंगे उन सबको आप इस तरह से एक कोष्टक में लिखेंगे। एक कोष्टक में लिखेंगे तभी ये आपकी विमा मानी जाएगी, अन्यथा ये आपकी केवल एक सिंबल माना जाएगा, यानी एक प्रतीक माना जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो ध्यान से देखना है। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर। बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। तो जो लास्ट लेक्चर आपने ज्वाइन किया हुआ था उसमें आपने पढ़ा है अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले थे ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने के बारे में। आपने ऑक्सीकारक अपचायक कल जाना क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देखिए डेली की क्लास में मैं आपको एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर के जरूर कराता रहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आप रिएक्शन बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे, तो वहां भी ऑक्सीकरण संख्या विधि एक होती है, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। और हमने आपसे जैसे कई बार ये बोला भी हुआ है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आप इतने परफेक्ट हो जाइए कि जैसे ही क्वेश्चन देखा क्विकली आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए। तो ये डेली की क्लास में आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हम आपसे कराते रहेंगे, बाकी आप भी अपने आप से करते रहें कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। सो जैसे क्वेश्चन है आपका ये, तो यहाँ पर आपको सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। आपको पता है लिखना कैसे है इसे, सिल्वर Ag प्लस 2 मोल ऑफ अमोनिया, और इक्वल हम लोग लेंगे क्या, जो चार्जेस है, चार्ज कितना है +1, ठीक है। तो इसे तो आपने x सिलेक्ट कर लिया है, सीख चुके हैं अभी तक। बहुत सारे बच्चे होंगे भी ऐसे जिन्होंने कर लिया होगा मेरे क्वेश्चन लिखते ही, तो प्रैक्टिस आप करते रहे। NH3 कितना होता है, वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर 0, ओके, +1। सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, +1। यस, +1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। आप इसे कैसे लिखने वाले हो, एलिमेंट्स 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 वेनेडियम 7 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। और वेनेडियम का आपने फाइंड करना है, जिसे आप x मान लोगे, बाकी सारी वैल्यूज पुटअप करते जाइए और आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट। +1 होता है ना, हाइड्रोजन भी +1, वेनेडियम x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। सो वैल्यू पुटअप करिएगा, +2 + 2 6x -14, x क्या आ जाएगा 14 4, दिस इज आ जाएगा, चलिए अच्छा कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 14 - 4 और 6x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10, x इक्वल्स टू 10/6 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 5/3 इज योर आंसर। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस हुए, और अभी आप देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन आपका
ऑक्सीकारक अपचायक से रिलेटेड, क्योंकि वो आपका लास्ट लेक्चर था। तो 2 क्वेश्चन हम लोग वहां भी देखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पहचानिए, कैसे करेंगे आप? तो वो आपको क्वेश्चन है, ओके तो देखते हैं। जैसे आपके सामने 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? ऑक्सीकारक और अपचायक। कल मैंने आपको बताया भी था ऑक्सीकारक और अपचायक आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे। आज फिर से मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं आपको क्या करना था। याद करिए, पॉइंट बताया था ना काम की बात में। ऑक्सीकारक, इसके सामने आपने क्या लिखा था? ऑक्सीकरण। और अपचायक के सामने आप क्या लिख रहे थे? अपचयन। आपको तो आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन में कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है। चलिए देखते हैं, इसीलिए आप पहचानने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी, यानी जिसका अपचयन हो रहा होगा। और ऐसे ही ऑक्सीकरण कौन होगा? आपका अपचायक हो जाएगा जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है +2, ये कितना है? +3, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देखिए, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? 0 से हो गया +3, इट मीन ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए +2 से हो गया 0, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो देखिए पॉइंट आपके सामने है, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो बेटा वो क्या होता है? अपचायक होता है। और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है ना। तो इसी के लिए आप यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए एक साथ ही मैं करके बता दे रहा हूँ आपको, आप इसे हेडिंग लिख लीजिएगा, ऑक्सीकारक और एक और अपचायक। तो ऑक्सीकारक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑक्सीकारक कौन है? कौन होगा? जिसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है? ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना, Cu+2 है। ओके, ऐसे ही अभी दूसरा वाले में भी देख लेंगे हम लोग। चलिए अपचायक यहाँ पर कौन है? तो अपचायक कौन होगा? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? एल्यूमिनियम, 0 से +3। तो पहले क्वेश्चन के लिए एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा अपचायक। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। मुक्त अवस्था में है दोनों, इसलिए हो जाएगा 0 और 0। मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1। तो देखें ऑक्सीकरण संख्या 0 से हो गई बेटा कितनी? +2, बढ़ रही है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? 0 से हो गई -1, क्या हो रही है? घट रही है। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है आपके सामने। ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है तो बढ़ने के केस में वो क्या हो जाता है? आप देखें जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है? अपचायक हो जाता है। तो अपचायक यहाँ पर कौन है? Mg। और ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आपको क्लोरीन क्या मिल जाएगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना आपने सीख लिया है। अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। जो आज का टॉपिक है आपका संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, जैसा कि आज का आपका टॉपिक है संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर, और वो अंतर आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखाई भी पड़ रहा है। मैंने इसे आपको नोट डाउन कर दिया है। हालांकि आप ये टॉपिक देख भी चुके हैं, आपके पास PDF फाइल भी है, लेकिन एक बार ही हम लोग इन लोगों को ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको बताया भी गया है कि संयोजकता होती क्या है। परिभाषा की बात करनी है तो डेफिनेशन जैसे बाय नेम चलते हैं संयोजकता। संयोजकता वर्ड आया है यहाँ संयोजन क्षमता से रिलेटेड होता है। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन क्षमता, जुड़ने की क्षमता। तो किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता है, संयोजन क्षमता, जुड़ने की क्षमता, मतलब स्टेबल होने के लिए कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता किस टर्म को संबंधित कर रही है, किसे प्रदर्शित कर रही है, क्या पता चलता है संयोजकता से? तो वो चीज अंडरलाइन हो रही है आपके लिए कि संयोजकता का मतलब क्या है बेटा? संयोजन क्षमता से। तो किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है आवेश से। टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज पर, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ ना, स्पीसीज में अणु, परमाणु, आयन में कुछ भी आ सकता है। तो किसी भी परमाणु पर या किसी भी स्पीसीज पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो ये दोनों के पॉइंट हो गए। नंबर फर्स्ट परिभाषा। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें अंतर लिखने के लिए आता है,
अंतर पूछा जाता है, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो अंतर में आप एटलीस्ट वो चीज जरूर देते हैं जो उसकी परिभाषा होती है, दोनों की परिभाषा लिख दीजिए तो पहला पॉइंट तो वही हो जाता है अंतर में। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट दोनों तरफ से। देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, और ये तो हम आपको अभी भी बता ही रहे थे, कई बार बोल चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा लिखी जाती है विद द साइन। इट इज टू मच कंपलसरी कि आपको चिन्ह सहित ही लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, विद द साइन लिखनी है। पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है ये बात आपको बतानी पड़ती है, प्लस या माइनस साइन आपको लगाना रहता है किसमें, ऑक्सीकरण संख्या में। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं चलता, संयोजकता के केस में आप साइन लगाते हैं नहीं लगाते हैं डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिन्ह कंपलसरी नहीं है, यह चिन्ह सहित नहीं लिखी जाती और यह चिन्ह सहित लिखी जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो पॉइंट नंबर थर्ड है आपका, यह है एक पूर्ण संख्या। तो संयोजकता जो आपकी होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, एक कंप्लीट नंबर आपको मिलता है। जैसे आपको पता भी है कि सोडियम है जैसे आपका, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्लोरीन है, इसी कितनी है, 1 है। नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन की जैसे वेरिएबल भी मिलती है, 3 होती है, 5 होती है। तो एक पूर्ण संख्या आपको मिलता है, कभी भी इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा कि ये 3/5 हो जानी है ना, या 3.2 हो जाएगी। तो पॉइंट में डेसिमल में नहीं मिल रही है, भिन्न में नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पर। संयोजकता हमेशा क्या रहती है बेटा, एक पूर्ण संख्या होगी, आपका एक होल नंबर रहेगा। लेकिन इस केस में ऑक्सीकरण संख्या की जब आप बात करते हो तो ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक हो सकती है। मैंने आज आपको एक क्वेश्चन भी बताया जिसका आंसर अभी आ रहा था, बिल्कुल थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ 3/5 आया हुआ था। तो आप संयोजकता के बाद अगर बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या में, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वैल्यू भिन्नात्मक हो सकती है। ये बात आपसे कही जाएगी कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि भिन्नात्मक ही होगी, इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, दशमलव में लिखा जाता है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट पॉइंट है आपका बिल्कुल इजी सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि इसका मान 0 नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल चलते हैं ना केस, तो वो एक्सेप्शन पॉइंट आपका क्या है, अक्रिय गैसों को छोड़कर होती है संयोजकता 0। किसकी होती है, अक्रिय तत्वों की। तो अक्रिय तत्व कौन से होते हैं, अक्रिय तत्व 0 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये लिखा हुआ है ईनियर का जेरन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या होते हैं बेटा, अक्रिय तत्व। 18 ग्रुप के या 0 ग्रुप के एलिमेंट, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। बाकी किसी की भी संयोजकता 0 नहीं होती है। तो पॉइंट आपका यही रहता है कि इसका मान कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकती है। बहुत सारे केस में आपने देखा हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हुए हैं जिनकी वैल्यू आपको 0 मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों आज मैं आपको समुच्चयों के निरूपण के बारे में बता रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को निरूपित कितने तरीकों से करते हैं, मतलब समुच्चयों को निरूपित करने की कितनी विधियां होती हैं। तो बच्चों समुच्चयों को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। पहली तालिका विधि अथवा सूची विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और बच्चों जो दूसरी विधि होती है समुच्चयों को निरूपित करने की, वो होती है गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम गुण विधि भी बोल सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात ये निकल के आती है कि किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती हैं। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है, तालिका विधि, सूचीबद्ध विधि। इसे सारणीबद्ध विधि भी बोला जाता है अथवा सारणीबद्ध विधि, कुछ भी आप नाम दे लीजिए। तो पहली विधि क्या है, तालिका विधि, सूची विधि अथवा सारणीबद्ध विधि। और दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तालिका विधि के बारे में कि तालिका विधि क्या होती है। इस विधि के बारे में आप ध्यान से समझे, इस विधि के बारे में मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ। इस विधि में बच्चों हम क्या करते हैं, तालिका विधि में जो समुच्चय होता है उसके अवयवों को, किसी समुच्चय के अवयवों को हम क्या करते हैं, मजला कोष्ठक लगा कर लिखते हैं।
और हर एक अवयव के बीच में कॉमा को लगाते हैं। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर अक्षर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं। तो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर इसको मुझे तालिका विधि से लिखना है या सूची विधि से लिखना है या सारणी विधि से लिखना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हम एक मझला ब्रैकेट लगाएंगे और इस सेट में जितने भी अवयव आ रहे हैं उन सब अवयवों को कॉमा लगा के लिखेंगे। यानी पहला अवयव ए, कॉमा ई, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा यू। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के समुच्चय को नाम दूं कैपिटल ए, तो ये इसका सिंबल बनेगा कैपिटल ए इक्वल करली ब्रैकेट यानी मझले ब्रैकेट के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू। और जो सेट के सिंबल के अंदर जहाँ सारे एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं समुच्चय के अवयव। अब अवयव का जो नोटेशन होता है, अवयव जो होते हैं इसको हम लिखते हैं संबंधित है करके। तो इसका जो नोटेशन होता है वो बच्चों होता है एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, जो कि एक ग्रीक अक्षर है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। तो जैसे मैं इसी सेट में एक एग्जांपल ले लूं कि ये मेरा जो ए सेट बना हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने इसमें एक क्वेश्चन किया कि क्या स्मॉल ए कैपिटल ए से संबंधित है? मैंने एक क्वेश्चन किया कि बताइए ये जो सेट कैपिटल ए है इसमें जो कोई अवयव है ए, वो क्या कैपिटल ए से संबंधित है? तो आप देखिए कैपिटल ए का जो सेट बना हुआ है उसमें देखिए स्मॉल ए मिल रहा है। तो अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट मिल रहा है तो हम लिखेंगे कि वो जो स्पेशल एलिमेंट है, विशेष अवयव है, वो उस सेट में क्या है? संबंधित है, यानी उस सेट का अवयव है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, देखिए ए बराबर जो सेट चल रहा है उसमें देखिए स्मॉल ए है और मेरा क्वेश्चन क्या है? क्या स्मॉल ए कैपिटल ए से संबंधित है? तो लिखेंगे हाँ स्मॉल ए संबंधित है का मतलब एप्सिलॉन का सिंबल लगाएंगे और किससे? कैपिटल ए से। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया, यहाँ पर मैंने ए को अब की बार बदल दिया एच से, तब यही क्वेश्चन नया बन गया कि क्या स्मॉल एच ए से संबंधित है? तो देखिए ए सेट में क्या स्मॉल एच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एच डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब इस एप्सिलॉन के सिंबल को हमें कट कर देना। तो इसको लिखेंगे एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप समझ गए कि किसी भी सेट के जो अवयव होते हैं अगर सेट से संबंधित है तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, अगर सेट से संबंधित नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। जैसे एक जल्दी से मैं एक सेट ले लूं ए बराबर 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट ले लिया ए बराबर 1 2 3 4 5 और मैंने क्वेश्चन किया क्या 4 संबंधित है ए से? बताइए बच्चों ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने क्वेश्चन किया कि ये जो ए का सेट है इसमें एलिमेंट्स है 5, 1 2 3 4 5। मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ ये जो कथन मैंने लिखा है ये सत्य है कि नहीं है? तो आपको चेक करना है क्या 4 ए में मौजूद है। देखिए ए के सेट में 4 है, हाँ है, तो इसको आप लिखेंगे कि ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तब इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 जो है वो ए से संबंधित नहीं है। तो देखिए जरा ए सेट में देखिए 5 है और जबकि ये कथन क्या कह रहा है कि 5 ए से संबंधित नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेट का अवयव है उसको किस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे बोलते हैं तालिका विधि। तालिका विधि को कह सकते हैं कि इस विधि में जो सेट होता है वो बना बनाया होता है ऑलरेडी, और ये जो समुच्चय निर्माण विधि है इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें मुझे समुच्चय का निर्माण करना होगा। मुझे एक समुच्चय दिया होगा, उस समुच्चय का क्या करना होगा? निर्माण। कैसे इसको समझाते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ए बराबर ए ई आई ओ यू, बिल्कुल वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए ये जो सेट है ये इस विधि का है, तालिका विधि का। देखिए ये सेट बना बनाया है ए ई आई ओ यू। मुझे इसको क्या करना है? समुच्चय निर्माण विधि प्रदर्शित करना है।
मैं आपको एग्जांपल लेके इस वजह से बता रहा हूँ कि इससे आपको चीजें समझ में आएगी कैसे निर्माण करते हैं। तो मेरे पास एक सेट बना बनाया है AEIOU। तो अगर सेट बना बनाया है इस रूप में लिखे हैं एलिमेंट्स, अगर सेट के एलिमेंट्स कॉमा में लिखे तो समझ जाइए कि वो विधि कौन सी विधि, तालिका विधि। लेकिन मैंने कहा इस रोस्टर मेथड को, इसको बोलेंगे इंग्लिश में रोस्टर मेथड, इस रोस्टर फॉर्म के सेट को आप बदलिए किसमें, सेट बिल्डर में। मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि ये किसी चीज का गुण प्रदर्शित करे। तो आप ध्यान से देखिए, ए बराबर जो गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि होती उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को एक चर राशि से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि होती है उसमें दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव को एक चर राशि से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं उस चर राशि को नाम दूं x, तो a बराबर क्या, करली ब्रैकेट लगाया और लिख दिया x। आप y भी ले सकते हैं, मैंने कहा चर राशि से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार बताता हूं, गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि को समझाने के लिए किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को एक चर राशि से प्रदर्शित करते हैं। माना वो चर राशि x है, और ये जो बच्चों चर राशि है x, ये किसको, a को भी प्रदर्शित कर रही है, e को भी प्रदर्शित कर रही है, i को भी प्रदर्शित कर रही है, o को भी प्रदर्शित कर रही है और u को भी प्रदर्शित कर रही है। तो इस सिंबल से प्रेजेंट करने के बाद हम इसमें ये सिंबल लगाते हैं जिसे आप जानते होंगे अनुपात। लेकिन हम इसे अनुपात नहीं बोलते सेट की भाषा में, इसे हम बोलते हैं x ऐसा है कि, इसे बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। और कभी कभी बच्चों इस अनुपात के सिंबल की जगह ये सीधा सिंबल एक डंडी लग जाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पूरा ऑब्लिक का सिंबल भी लगा के बोल सकते हैं। तो क्या है, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि में किसी दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव को एक चर राशि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लिया वो चर राशि x है, तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल करली ब्रैकेट में x। आप y भी ले सकते हैं, आप z भी ले सकते हैं, बस AEIOU मत लेना क्योंकि इसमें तो AEIOU चल ही रहा है। तो मैंने x ले लिया, उसके बाद ये सिंबल लगाएंगे, वैसे इसको अनुपात कहेंगे नॉर्मल भाषा में, लेकिन हम इसको मैं सेट की भाषा में क्या कहेंगे, ऐसा है कि इंग्लिश में बोलेंगे सच दैट। और कभी कभी इस सिंबल को इस सीधे डंडे की मदद से बदल देते हैं, जिसे आप अपॉन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इसको पढ़ेंगे क्या, सच दैट। x ऐसा है कि, उसके बाद हम क्या करते हैं, x का गुण लिखते हैं। मतलब जो मैंने समुच्चय के एलिमेंट्स को x बोला है, अब मुझे ढूंढना है कि ये जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव है ये किस गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तभी इसे बोलते हैं गुण विधि। समझे, यानी सेट के प्रत्येक अवयव को एक निश्चित चर राशि में लिखेंगे x, सच दैट x, और उसके बाद लिखेंगे x का गुण, मतलब वो जो सेट के सारे अवयव हैं किस गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, x सच दैट x और x का गुण, x का मतलब इन सब का गुण। देखिए AEIOU क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि x ऐसा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का क्या है, समूह। स्वर अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। ये होगी समुच्चय निर्माण विधि। इसको मैंने कथन के रूप में प्रदर्शित किया। आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। सेट ले लिया, समझिए, इस सेट को मैंने नाम दिया A, और A बराबर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा A बराबर विराट कोहली, मान लीजिए मैंने लिखा रोहित शर्मा, और मैंने लिख दिया हार्दिक पांड्या। इससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, शिखर धवन। मान लीजिए मैंने किसी सेट के अंदर 4 खिलाड़ी रखे। देखिए ये सेट किस रूप में है, ये सेट है रोस्टर रूप में, क्योंकि देखिए सेट के बराबर में क्या है, मझला ब्रैकेट लगा है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा के लिखे हैं। यानी ये सेट आपको ये जो सेट है ये आपको तालिका रूप में दिया है। मैंने कहा इस सेट को बदलो किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय का निर्माण विधि के रूप में लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है समुच्चय की निर्माण विधि।
मैंने आपको क्या बताया, सेट के अंदर के प्रत्येक अवयव को एक नई चर राशि के रूप में लिखेंगे। तो देखिए सेट के अंदर कौन कौन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन। देखिए तो इन सबको मैं लिख दे रहा हूं एक्स सच दैट, इन सबको मैंने बदल दिया एक्स से और सच दैट का निशान लगाया। इसमें आप ये भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सच दैट एक्स, और इसके बाद लिखना पड़ेगा कि इन सब का गुण क्या है, इन सब का गुण क्या है। तो देखिए ये तो अब सबको पता होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का क्या है, समुच्चय। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स भारतीय क्रिकेट टीम के सभी पुरुष खिलाड़ियों का समुच्चय है। देखिए यही तो मैं कहूंगा कि ये जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ये भारतीय क्रिकेट टीम के सभी पुरुष खिलाड़ियों का समुच्चय, ये मैंने लिख दिया इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। एक मैं एग्जांपल और लेता हूं, ए बराबर, आपकी बात चलिए इसको बी के बराबर ले लेते हैं। कैपिटल बी बराबर 2 4 6 8 10 12 डैश डैश। ये देखिए ये सेट बना बनाया है, ये तालिका रूप में है, इसको मुझे लिखना है किस रूप में, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो क्या मैंने बताया, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में मुझे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको एक चर राशि से बदलना होगा। वो चर राशि मान लीजिए x है, तो x ऐसा है कि x, इसे पढ़ेंगे x ऐसा है कि x, और उनके बाद बच्चों इन सारे एलिमेंट्स का गुण लिखना होगा। तो ध्यान से देखिए 2 4 6 8 10, ये सब देखिए सम संख्याओं का समुच्चय है कि नहीं। लेकिन ये सम संख्या कितनी है पता नहीं चल रहा है, डैश डैश के बाद हमें पता नहीं कि कहां तक लिया गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं x ऐसा है कि x सभी सम संख्याओं का क्या है, समुच्चय। तो आई थिंक आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि के बारे में आपको पता चल गया होगा। आइए अब बात करते हैं गणितीय संख्याओं पर आधारित कुछ मानक समुच्चय, मतलब कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो आपको याद रखना है, आपको आगे बहुत काम आने वाला है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गणितीय संख्याओं पर आधारित कुछ मानक समुच्चय। तो बच्चों जो पहला मानक समुच्चय होता है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इस कैपिटल एन को बोलते क्या है, इस कैपिटल एन को बोलते हैं सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल एन को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मैं जल्दी से एक नंबर लाइन खींच लेता हूं जिससे आपको सारी चीजें पहचानने में बहुत जल्दी से आसानी होगी। तो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका जो मध्य बिंदु बीच में 0, इस तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, 7 डैश डैश। मैंने कुछ धनात्मक संख्याएं ले ली, कुछ ऋणात्मक ले रहा हूं, ऐसे ही तो होता है, कुछ -6 तक ले लिया, इसको +6 तक ले लेते हैं। तो देखिए इसी नंबर लाइन से आप सारी चीजें स्पष्ट कर सकते हैं। क्या बोला, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब मुझे वो प्राकृतिक संख्याएं लेनी जो धनात्मक है। आप ये चीज ध्यान रखें, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो धनात्मक का मतलब क्या है, मुझे 0 के दाएं तरफ की सारी संख्याएं लेनी है, वो जो होंगी वो होगी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी इसको अगर मैं सारणी रूप में लिखूं, कैसे लिखूंगा सारणी रूप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, ये हो गया n। अब बात आती है q, n के बाद q को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम पूर्णांकों का समुच्चय, सॉरी w,
इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कैसे, धनात्मक लेने हमको, पूर्णांक ऋणात्मक नहीं लेने। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं इन्हीं 1 2 3 4 5 6 के साथ क्या इंक्लूड कर लूं, जीरो भी अगर मैं शामिल कर लूं धनात्मक संख्याओं के साथ, जो जो सेट बनता है उसे बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, यानी क्या, जीरो। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हिंदी बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी शामिल कर लूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है जेड। जेड को बोलते हैं क्या, पूर्णांकों का समुच्चय। कई की किताबों में इसको आई भी बोला गया है, जेड और आई। आई का मतलब होता है इंटीजर, तो इसे जेड भी बोल सकते हैं आप, आई भी बोल सकते हैं, ज्यादातर जेड सिंबल चलता है। जेड बराबर क्या, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांक की सही डेफिनेशन क्या, आप अगर नंबर लाइन से देखें तो ये पूरी नंबर लाइन ये पूर्णांकों में ही बनी हुई है, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा, जीरो सबसे सरल, जीरो एक बार, देखिए एक बार ये +1, एक बार ये -1, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो +-1, फिर क्या लिखेंगे, +-2, ऐसे ही +-3, +-4, +-5, डैश डैश डैश, बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, डैश डैश का मतलब ये चलता रहेगा। तो पहले मैंने आपको n बताया, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, फिर w बताया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z या i जो भी बोले, पूर्णांकों का समुच्चय z। अगर मैं इसी में लिख दूं बच्चों z प्लस, तो z प्लस को क्या बोले, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, प्लस का मतलब धनात्मक, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और अगर z माइनस बोल दूं तो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब बारी आती है किसकी, q। q का मतलब होता है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आपको परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती थी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो होती थी परिमेय संख्या। इसमें जो कंडीशन होती थी Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए तथा P एवं Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। मतलब जो P और Q है वो बिलोंग करने चाहिए किससे, पूर्णांकों से, यानी Z से। P, Q बिलोंग्स टू Z। तो ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याओं का समुच्चय में क्या लिख सकता हूँ, परिमेय संख्याएं क्या क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक परिमेय संख्या है तो दो भी तो परिमेय संख्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1। देखिए अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, बस हर 0 नहीं होना चाहिए। मैं लिख दूं 3/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं 11/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं 22/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 कैसे लिखेंगे, 0/1, अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, बस हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी संख्याओं को अगर मैं एक समूह में लिख दूं, इसे बोलेंगे समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब बारी आती है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम Q डैश भी बोलते हैं। Q डैश का मतलब सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। T भी बोल दिया जाता है, कई बुकों में T भी लिखा है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, आ लगा है, मतलब ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना होने क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √9 क्या है, √9 एक परिमेय संख्या है, जो कि 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3/1। तो √9 को नहीं ले सकते क्या, √11। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
यानी इसमें जो अपरिमेय संख्या होती है उसमें कोई भी एंट्री क्यू में बिलोंग नहीं करेगी, मतलब कोई भी अवयव क्यू नहीं होना चाहिए, जैसे √2, √3, √5, √11। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे 3.33333 ऐसा चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? देखिए ये संख्या खत्म नहीं हो रही, लेकिन आपके दिमाग में आया ये तो अपरिमेय, लेकिन बच्चों ये परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए परिमेय संख्या क्यों? देखिए दशमलव के बाद 3 एक निश्चित क्रम में रिपीट हो रहा है, तो आपने क्लास 9th 8th में ऐसा पढ़ा होगा, इसको हम कैसे हल करते हैं? 3.333 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, 3.33 के ऊपर एक बार लगा के फिर इसमें क्या करते थे? 10 का गुणा करके हल करते थे। तो अगर कोई भी संख्या में कोई भी मतलब किसी संख्या में कुछ संख्या एक निश्चित क्रम में रिपीट हो रही, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिख दूं 4.21212121 डैश डैश डैश। ध्यान से देखिए, अभी देखने पे लग रहा है आपको डैश डैश का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है सर, तो ये तो अपरिमेय होगा, लेकिन ये परिमेय। ध्यान से देखिए इसमें जो 2 1 है, देखिए 2 1 2 1 2। तो बच्चों आपने अभी तक मतलब अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब अगला जो सेट है उसे बोलते हैं आर, यानी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसको मैं लिखे दे रहा हूं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का मतलब यानी किसी समुच्चय में परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, यानी हम बोल सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। जैसे मैं क्या करूं, एक सेट में कुछ परिमेय संख्या ले लूं, कुछ अपरिमेय ले लूं। जैसे मैंने 2 क्या है? परिमेय। फिर क्या अपरिमेय ले लूं, जैसे √2। फिर क्या ले लूं? √3, ये भी अपरिमेय। जैसे मैंने ले लिया 11/3, मान लीजिए इतना ही ले लिया। तो ध्यान से देखिए इसमें जो सेट लिया है r बराबर, इसमें देखिए 2 और 11/3, ये कैसी? परिमेय। परिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब n z w q। परिमेय में कौन कौन सी परिमेय संख्याओं समुच्चय में क्या क्या हो सकता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हो सकती है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं भी हो सकती है, सॉरी पूर्णांक भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ध्यान से देखिए इस सेट में क्या है, इसको आप प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, परिमेय भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों अगर मैं परिमेय बोलूं और ये दोनों अपरिमेय बोलूं, तो ये जो सेट है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बन रहा है। इसे बोलूंगा क्या हम? समुच्चय। ये जो सेट है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बारी आती है सी। सी को क्या बोलते हैं? सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब ये सम्मिश्र संख्याएं क्या है? सम्मिश्र संख्याएं बच्चे आपके चैप्टर आपके सिलेबस में है 11th में, लेकिन वो आने वाले चैप्टरों में। तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि सम्मिश्र संख्याएं किस रूप की होती है। मतलब ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो किस रूप में हो? x प्लस आयोटा y। इस i को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयोटा। इसको बोलते हैं हम आयोटा। आयोटा की वजह से ही जो संख्याएं होती हैं वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। आयोटा मेन सिंबल है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो x और y होता है वो किसके अवयव होने चाहिए? r के। मतलब x और y की जगह कोई भी परिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस x और y किसमें होने चाहिए? r का मतलब कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है, y इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आयोटा का जो गुणांक है यानी y वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने y को थोड़ी देर के लिए मान लो 0 ले लिया तो ये क्या बनेगा? x प्लस आयोटा इंटू 0। आयोटा इंटू 0 का मतलब 0, यानी बनेगा x, यानी आयोटा विलोपित हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? वो जो संख्या निकल के आएगी वो सम्मिश्र संख्या नहीं होगी। तो सम्मिश्र संख्या का जो नोटेशन होता है वो किस रूप का? x प्लस आयोटा y, जहां पर x और y किसमें बिलोंग कर रहे हैं? r का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होना चाहिए, और जो y है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस टाइप की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। जैसे मैं ले लूं क्या, मान लीजिए मैंने x की जगह 2 ले लिया, y की जगह 3 ले लिया, तो क्या बनेगा? 2 प्लस आयोटा 3 का मतलब 3 आयोटा।
अब कुछ भी आप ले लीजिए, x की जगह √2 ले लीजिए, y की जगह √7 ले लीजिए, तो √2 प्लस √7 आयोटा डैश डैश। इसी प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो क्या होती हैं, सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ये था बच्चों गणितीय संख्याओं पर आधारित कुछ मानक समुच्चय जो मैंने आपको बताया हुआ है। थैंक यू। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I really welcome you on this video class. Students, it's really a wonderful pleasure for me that I am going to deliver a video lecture to you. I just want to remembering you the last previous class that we have studied the chapter My Struggle for an Education. The particular chapter was written by Booker T. Washington that was completely completed. So today we will start the poetry section that is before you written over here. Student, the poem name is The Scholar and it's composed by Robert Southey. So today we will study this poem. Today we will go through this poem. So, before starting the poem, I just want to tell you something about the poet. If we talk about the poet Robert Southey was born on 12th August 1774 and the date of birth is 21st April. So, we can say that Robert Southey belongs to Romantic age between the Victorian age. So he was in the middle of Romantic age and Victorian age. Robert Southey was very versatile genius. He has a great learned person and he had a good friend Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge means S.T. Coleridge. So student, do you know S.T. Coleridge belongs to Romantic age. So Robert Southey really had a great aspiration. He had a literary beauty in his poems and he has written such type of the poem that has a great moral lesson. So, Robert Southey enjoyed a viable public career as a poet which led to his appointment as a poet laureate for 30 years from 1830 to his death in 1843. So, because of his versatile genius, because of his literary beauty, Robert Southey has appointed for poet laureate. So, student, this is for your poet who has composed this poem. So, let's proceed to our poem. So, first we will discuss something about the gist of the poem, the summary of the poem, what is inside the poem. The poem, it's a autobiographical poem but has a universal appeal. Autobiographical poem, it's a subjective poem. Subjective poem means such type of the poem in which poet talks about himself. Poet tells about himself. And this has a universal appeal. In spite of poet talking about himself, but the poem has a universal tone. This is one of the popular poems of the Southey, one of the best poem of the Southey. It's a short but very didactic poem, but has a moral tone. The poem shows the poet's love for books. Through this poem, we will come to know that the poet is very fond of books. As we know, Southey was very fond of books. He was always in the midst of books in his own library. So he had his own library and he always be in the middle of that library. It means to say, we can say that Robert Southey was very lovable of books. The poem is full of lessons for the student. There is a moral lesson, there is a moral tone for the students. The poem has 4 stanzas of 6 lines each. The poem is classified into 4 stanzas. There are 4 stanzas in the poem and each stanza has 6 lines. Each stanza has 6 lines
The first and third lines in each stanza rhyming together. So if we go through the poem, so the first line rhymes the third line, and the second line rhymes the four lines. The second line rhymes the four line. The first line rhymes the third one, and the second one rhymes the fourth one. And the last rhymes rhyming together. It means to say each stanza has a couplet. You know what is couplet? Couplet means if the last lines rhyming together, that is the couplet. So, if we talk about the rhyming scheme of the poem, AB, AB and CC. Fine. So, let's go to the poem. My days among the dead are past. Here the poet points out that I always be between the books of, among the books of the poets, the writers, the dramatists, the playwrights who have written these books. I always be with them. They are dead. It means to say the writers, the poet who had written these poems, these literary things, they have died. But I want to with them. Around me I behold. Behold means see. Around me. So whenever I see my surroundings, wherever these casual eyes are cast. Wherever these casual eyes are cast, casual means sudden. So whenever cast my eyes, whenever I want to see my surroundings, I only see the books of the great authors, writers and poets. The mighty minds of the old. It means to say those writers had a very powerful mind. They are learned people. They are scholars. My never failing friends are they. It means to say books are my never failing friends. They will never spend you, they will never leave you in your bad time, in your bad circumstances. They will always be with you. If we talk about the friend, so in today's life we don't have such type of the friend who always be in your bad circumstances, in your adverse circumstances. But books are your never failing friend. They are always be with you whenever you have a bad time. With whom I converse day by day. With whom I converse, it means to say through these books, through these literary forms of the poet and the dramas and the poetry and the stories, whatever they have written. So through these things, I converse, I talk to them day by day. Second stanza, with them I take delight in weal. Will means happiness, pleasure. So whenever they are happy mood, whenever they are in a good mood, I just want to be happy. I also be happy. And I seek relief in woe. Woe means pain, sadness, sorrow. So whenever they are unhappy, whenever they are not in good mood, so I just try to find out the relaxation. I just try to find out, try to satisfy myself in that time. And while I understand and feel, and while I understand, I feel, while I want to know something about them, I want to think deeply about them. So what I feel, what the things come into my mind, how much I them I owe. How much I them I owe means how much I grateful to them, how much I obliged to them. Because the things, the property, the treasure that they have given to me, I cannot pay the debt of that things. यानी जो भी चीजें उन्होंने मुझे दी हैं, मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता हूँ. My cheeks have often been wet with tears of thoughtful gratitude. My cheeks, it means to say, whenever I started thinking about that poet, whenever I started thinking the gratefulness of that poet and writers and playwrights, I really I started crying. My cheeks are often get wet with tears, and that the tears of thoughtful gratitude, because I just want to show my gratefulness to them. Let's proceed to our third stanza.
My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. My thoughts are with the dead because I always be with them. I always think about those poets, those writers, those dramatists. They are dead, they are not live. With them I live in long past years. Meaning last many years, since many years I studying these books, these literary things. Their virtue love, their virtue means good qualities, virtue means good qualities, and the antonium of this one is vice, vice. So I love their virtue. I really like the good qualities of those poets, those playwrights. Their faults condemn, and if I find out any problem, yeah, you can say anything, so I really despise these things. Partake their hopes and fears. I really want to partake their desire, their ambition, their great desire, and their fears. It means to say I really enjoy each and every moment of poets, playwrights, and dramatists, and from their lessons seeks and find. So I also learn some lesson from them. I also take some moral lesson from them and find instruction with an humble mind. Humble mind in a polite way, in a respectful way. So I always try to find out some suggestion, some instruction from their literary things. The last one is my hopes are with the dead. And it means to say I always be with them. My hopes, my desire, my ambition are always with the writers. Anan. The anan means soon. That will be for short time. It will not always be forever and ever. My place with them will be because in coming days, in coming future, I will also be died, and I will also be in the list of that poet. And I with them shall travel on through all futurity. It means to say I will also be travel. I will also have a such type of the journey with them. At leaving here a name, I trust that will not perish in the dust. Perish means destroy, demolish. Because I will always be them. To like them, I will always have such type of the name, have such type of the fame and popularity, and that type of the popularity and name will never perish into the dust. It will always be in my life. So student, this is the poem, and after this poem, after go through all this poem, you have to do the explanation of the particular stanzas, So student, you have to do the explanation of these two stanzas, the first one and the last one. As I told you, first you have to write the reference of the stanza, then context, then explanation, then literary beauty. So it's only for today. Thank you and have a nice day to one and all. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के अंतर्गत हिंदी विषय में मैं आपको शब्दयुग्म पढ़ाऊंगी। इस टॉपिक को मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी जारी रखा था। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको शब्दयुग्म की परिभाषा बताई थी कि उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है शब्दयुग्म कहलाते हैं। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि शब्दयुग्म से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में 2 पूछे जाते हैं और जिनके निर्धारित अंक 2 होते हैं। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। शब्दयुग्म है कृपण, कृपाण। कृपण माने होता है बच्चों कंजूस, और कृपाण माने होता है तलवार। अगला है शब्दयुग्म
होता है आदत वाला। अगला शब्द युग्म है बच्चों भारती, भारतीय। भारती माने होता है सरस्वती और भारतीय माने होता है भारत का रहने वाला, भारत का रहने वाला। अगला शब्द युग्म है बच्चों अब्ज, अब्ज माने होता है कमल और अब्द माने होता है वर्ष। अब हम आते हैं अगले शब्द युग्म पर प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद माने होता है कृपा और प्रासाद माने होता है महल। बच्चों अगला शब्द युग्म है द्वीप, द्वीप। द्वीप माने होता है हाथी और द्वीप माने होता है टापू। अगले शब्द युग्म पर यदि चर्चा करें तो आता है भवन, भुवन। भवन माने होता है घर और भुवन माने होता है संसार। अगला शब्द युग्म है नीरज, नीरज। नीरज माने होता है कमल और नीरद माने होता है बादल। बच्चों इसी तरीके का एक शब्द आपसे और भी पूछा जा सकता है नीरद। तो नीरद माने समुद्र होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी जल के पर्यायवाची होते हैं यदि उनमें जा लगा दिया जाता है तो कमल होता है और यदि उनमें दा लगा दिया जाता है तो बादल बनता है और यदि उनमें धी लगा दिया जाता है तो समुद्र अर्थ निकलता है। अगला शब्द युग्म है हरि, हर। हरि माने होता है विष्णु और हर माने होता है शिव। अगला शब्द युग्म अभी मैंने डिस्कस किया वैसा ही आ रहा है जलद, जलद और जलज। तो जलद मैंने बताया था कि अगर दा लगाने पर क्या बनता है तो जलद माने होगा बादल, जलद माने समुद्र और जलज माने होगा आपका कमल। अगला शब्द युग है बच्चों अवलंब, अविलंब। अवलंब माने होता है सहारा, अविलंब माने होता है शीघ्र। इसके उपरांत जो शब्द युग्म आता है बच्चों शर, सर। सर माने होता है बाण या तीर भी बोल सकते हैं उसको और सर माने होता है तालाब। अगला शब्द युग्म आता है निर्माण, निर्माण। निर्माण माने होता है मोक्ष, निर्माण माने होता है बनाना। अगला शब्द युग्म है सुगंध, सौगंध। सुगंध माने होता है सुवास, सुवास और सौगंध माने होता है शपथ। अगला शब्द आता है क्षति, क्षति। क्षति माने होता है हानि और क्षति माने होता है पृथ्वी। बच्चों एक बार पुनः आप इन शब्द युग्मों को देखें। पहला शब्द युग्म मैंने आपसे डिस्कस किया कृपण, कृपाण। कृपण माने होता है कंजूस, कृपाण माने होता है तलवार। इसके उपरांत मैंने चर्चा की आदि, आदि। आदि माने होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है आदत वाला। इसके उपरांत जो शब्द युग्म आता है भारती, भारतीय। उच्चारण पर भी आप दृष्टि रखेंगे, उच्चारण को भली भांति सुनेंगे।
भारती, भारतीय, भारतीय माने होता है सरस्वती और भारतीय माने होता है भारत का रहने वाला। अगला शब्द युग्म है अब्ज, अब्द। अब्ज माने बच्चों होता है कमल और अब्द माने होता है वर्ष। अगला शब्द युग्म आता है प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद माने होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। अगले शब्द युग्म पर आते हैं द्वीप, द्वीप। द्वीप, द्वीप माने होता है हाथी, द्वीप माने होता है टापू। अगला शब्द युग्म है भवन, भुवन। भवन माने घर होता है और भुवन माने संसार होता है। अगले शब्द युग्म पर आते हैं नीरज, नीरज। नीरज माने कमल, नीरज माने बादल। बच्चों इस उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि यदि पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें जा लगा दिया जाए तो कमल का कमल अर्थ होता है, यदि दा लगा दिया जाए तो बादल अर्थ होता है और यदि उस जल के पर्यायवाची में धी लगा दिया जाए तो समुद्र अर्थ निकलता है। अगला शब्द युग्म है हरि, हर। हरि माने होता है विष्णु और हर माने शिव। अगला शब्द युग्म आता है जलद, जलधि, जलज। जलद माने होता है बादल, जलधि माने समुद्र, जलज माने कमल। आते हैं अगले शब्द युग्म पर। अगला शब्द युग्म है अवलंब, अविलंब। अवलंब माने होता है सहारा, अविलंब माने होता है शीत। फिर अगला शब्द युग्म है शर, सर। शर माने होता है बाण और सर माने होता है तालाब। अगला शब्द युग्म आता है निर्वाण, निर्माण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष और निर्माण माने होता है बनाना। अगला जो शब्द युग्म है सुगंध, सौगंध। सुगंध का मतलब होता है सुवास, सुंदर गंध और सौगंध शपथ को बोलते हैं। अगला शब्द युग्म है क्षति, क्षिति। तो क्षति का अर्थ होता है हानि और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। अगले जो शब्द युग्म आ रहे हैं वो है गर्व, गर्व। गर्व माने होता है बच्चों अहंकार। गर्व माने होता है भीतरी हिस्सा। अगला शब्द युग्म है उद्धत, उद्यत। उद्धत माने होता है उदंड और उद्यत माने होता है तैयार। अगला शब्द युग्म आता है जरा, जरा, जरा। जरा माने होता है वृद्धावस्था। जरा माने होता है तनिक या इसे थोड़ा भी कह सकते हैं। अगला शब्द युग्म आता है दिन, दिन। दिन माने होता है दिवस। दीन माने होता है निर्धन। अगला शब्द युग्म आ रहा है निधन, निर्धन। तो निधन माने होता है मृत्यु और निर्धन माने गरीब। अगले शब्द युग्म पर आते हैं परिणाम, परिमाण। परिणाम माने होता है निष्कर्ष। परिमाण माने होता है बच्चों मात्रा। अगला शब्द युग्म है तप, ताप। तप माने होता है तपस्या और ताप माने होता है गर्मी। अगला शब्द युग्म है तुरंग, तरंग। तुरंग कहते हैं घोड़ा। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरंग का मतलब होता है प्रवाह। अगला शब्द युग्म आता है पवन, पावन। पवन माने तो आप जानते ही हैं वायु और पावन का मतलब होता है पवित्र। अगला शब्द युग्म है रुचिर, रुधिर। रुचिर माने होता है सुंदर और रुधिर माने होता है लाल। बच्चों मैं रिपीट करूंगी पुनः इसको। सबसे पहले आते हैं गर्व, गर्भ।
गर्व का मतलब होता है अहंकार, गर्व का मतलब होता है भीतरी हिस्सा। फिर शब्द जो आया है शब्द उद्धत, उद्यत, उद्धत माने होता है उदंड और उद्यत माने होता है तैयार। अगला शब्द युग्म आता है बच्चों जरा, जरा, जरा माने होता है वृद्धावस्था और जरा माने होता है तनिक या थोड़ा। अगला शब्द युग्म है दिन, दीन, दिन माने होता है बच्चों दिवस और दीन माने होता है निर्धन। अगला शब्द युग्म है निधन, निर्धन, निधन का मतलब होता है मृत्यु और निर्धन का मीन्स तो आप जानते ही हैं गरीब। अगले शब्द युग्म पर आते हैं परिणाम, परिमाण, परिणाम का मतलब होता है निष्कर्ष या फल भी कह सकते हैं और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। अगला शब्द युग्म है तप, ताप, तप का मतलब होता है तपस्या और ताप का मतलब होता है गर्मी। अगला शब्द युग्म है तुरंग, तरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग बोलते हैं प्रवाह। अगले शब्द युग्म पर आते हैं पवन, पावन, पवन माने होता है वायु और पावन माने पवित्र। अगला शब्द युग्म है रुचिर, रुधिर, रुचिर का मतलब होता है सुंदर और रुधिर का मतलब होता है रक्त। बच्चों आज से यह टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये जो शब्द युग्म हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखे हैं आप भली भांति सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।